बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर नंबर 6, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, क्वेश्चन नंबर 4 हम लास्ट वीडियो में कर रहे थे। वीडियो का दूसरा पार्ट है। इसमें हम जो है नेक्स्ट जो है रेशियोज़ की तरफ जाएंगे कि किस तरह से हमने अपनी मिसिंग फिगर्स को कैलकुलेट करना है। अपनी पिछली वीडियो में हमने ये यहाँ पे जो इनकम स्टेटमेंट है उसमें ये दो चीज़ें फाइंड आउट की थी। प्रॉफिट बिफोर टैक्स को किया था, टैक्स रेट को किया था, और साथ में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को भी हमने कैलकुलेट किया था। ठीक है, अब हम जो है सीजीएस को कैलकुलेट करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले हमें इन्वेंट्री को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हम अपनी बैलेंस शीट की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, इस जो करंट एसेट्स वाले पोर्शन है इसकी तरफ जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो क्लूज अवेलेबल हैं उनके ज़रिए से हम ये फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी, अकाउंट रिसीवेबल आपके पास जो है वो उसका एक क्लू अवेलेबल था। मैं यहाँ से आपको एक शो करता हूँ जी, इसका कौन सा क्लू हमारे पास अवेलेबल है। अकाउंट रिसीवेबल के हवाले से यहाँ पे एक क्लू अवेलेबल है जी, कि उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारे पास जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है जी, एवरेज कलेक्शन पीरियड 45 डेज का एवरेज कलेक्शन पीरियड दिया हुआ है। ठीक है जी, तो एवरेज कलेक्शन पीरियड हमें दिया हुआ है, इसका ताल्लुक जो है ये अकाउंट रिसीवेबल से बनता है। ठीक है, किस तरह से बनता है हम इसको देखते हैं जी। हम यहाँ पे इसको एवरेज कलेक्शन पीरियड को देख लेते हैं जी, कि हमारे पास ये जो अवेलेबल है। ठीक है जी, एवरेज कलेक्शन पीरियड। ठीक है जी, ये हमारा इक्वल होता है जी, किसके इक्वल होता है हमारा, इसमें 360 डेज होते हैं हमारे। उसने क्वेश्चन में बताया कि आपने 360 डेज लेने हैं, यानी कि डेज इन ईयर, और डिवाइड कर देते हैं हम इसको रिसीवेबल टर्नओवर पे। ठीक है जी, रिसीवेबल टर्नओवर पे। ठीक है, रिसीवेबल टर्नओवर पे हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास यहाँ पे एवरेज कलेक्शन पीरियड उसने दिया हुआ था 45 डेज का। 45 डेज हम यहाँ पे लिखेंगे, और हम जो है इक्वल साइन पे ले जाएंगे इसको। इक्वल 360 है जी, और डिवाइड है जी आपका, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, रिसीवेबल टर्नओवर। ठीक है जी, आरटी। तो हमारे पास ये है जी, आरटी हमने फाइंड करना है, रिसीवेबल टर्नओवर फाइंड करनी है। अब आरटी यहाँ पे जो है डिनोमिनेटर में बटे में, तो आरटी को उस तरफ ले जाते हैं, इससे आप मैथ का जबरा करते हैं, और इक्वल टू यहाँ पे 360 डिवाइड हो जाएगा 45 पे। ठीक है जी, तो हमारे पास यहाँ पे जो रिसीवेबल टर्नओवर है वो कितना आंसर आ जाएगा इसका जी। ये हमारा जो है रिसीवेबल टर्नओवर 8 टाइम्स निकला है, हमने कैलकुलेट किया इसे। रिसीवेबल टर्नओवर हमारा पास जो है वो 8 टाइम्स निकला है। ठीक है जी, अब रिसीवेबल टर्नओवर का फॉर्मूला क्या होता है जी। रिसीवेबल टर्नओवर होती है जी, जिसे हम आरटी कहते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है जी। उसका फॉर्मूला होता है, हमारे पास सेल्स होती है जी, नेट ट्रेड सेल्स होती है, सेल्स है जी, उसको हम डिवाइड कर देते हैं जी अपने एवरेज डेटर्स पे। यहाँ पे हम अकाउंट रिसीवेबल की टर्म इस्तेमाल कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में अकाउंट रिसीवेबल है, अकाउंट्स रिसीवेबल की टर्म, अकाउंट रिसीवेबल्स। ठीक है जी, अब यहाँ पे रिसीवेबल टर्नओवर अभी हमने फाइंड आउट की है, तो यहाँ पे 8 लिख देंगे। और क्रेडिट सेल चूंकि हमें पता है, ये देखिए आप यहाँ से देख सकते हैं, क्रेडिट सेल जो है वो 8000 है, तो 8000 हम यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ बात रह जाएगी अकाउंट्स रिसीवेबल्स की। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम उसको उसी तरह से करते हैं जी। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए हमने इसको कैलकुलेट कर लिया है जी, रिसीवेबल टर्नओवर का फॉर्मूला लगाया। रिसीवेबल टर्नओवर अभी हमने यहाँ से निकाली 8000 हमें यहाँ पे गिवन था जी, हमें क्वेश्चन में गिवन था 8000, यहाँ भी लिखा हुआ मैंने। क्रेडिट सेल्स है, तो क्रेडिट सेल्स की वैल्यू पुट की, रिसीवेबल टर्नओवर की वैल्यू पुट की। ठीक है, उनको अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस फार्मूलाज को यूज़ किया मैंने। ठीक है, और इसको इस साइड पे ले गए, और उसी अलजेब्रिक टेक्निक को यूज़ करते हैं हमने इसका आंसर निकाला जी। $1000 आपके पास आंसर आ गया। अब इसी 1000 को हम जाके बैलेंस शीट में पुट कर सकते हैं जी। यहाँ पे जाके अकाउंट रिसीवेबल हमारे पास कितना आ गया, जो
1000 था, ठीक है। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, जो हमने जो वैल्यूज़ खुद से फाइंड आउट की ना वो सब हाईलाइट में कर देता हूँ, ठीक है, जो खुद से फाइंड आउट की हुई वैल्यूज़ हैं, ये वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट की हैं जी। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, दोबारा क्वेश्चन की तरफ आते हैं और मजीद क्लूज़ को हम जो है फाइंड आउट करते हैं जी। यहाँ पे देखें आपके पास कॉमन स्टॉक और रिटेन अर्निंग दी गई है 3750 की, ठीक है जी। 3750 की आपको जो है इक्विटी दी गई है, और हमारे पास एक क्लू अवेलेबल था कि जो आपकी इक्विटी और टोटल लायबिलिटीज है ना वो सेम है, ठीक है। इक्विटी और टोटल लायबिलिटीज सेम होने का मतलब क्या है कि जितनी 3750 की आपकी इक्विटी है और टोटल लायबिलिटीज जो है वो भी इतने की ही है, ठीक है। तो यहां से मैं एक क्लू मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखिए जी, आपके सामने एक क्लू है कि आपकी टोटल लायबिलिटीज और जो शेयर होल्डर्स इक्विटी है वो 1:1। तो हमारे पास क्वेश्चन में यहाँ पे जो है वो टोटल जो इक्विटी है वो दी गई 3750 की, ठीक है जी। 3750 की आपको इक्विटी अवेलेबल है, तो टोटल लायबिलिटीज आप फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ से यानी कि इसका टोटल तो आप लगा ही सकते हैं यहाँ पे अब, ठीक है ना। तो 2650 है और करंट लायबिलिटीज जो है अब वो 3750 में से अगर 2650 माइनस कर दे तो बकिया जो है वो यहाँ पे करंट लायबिलिटीज आपकी आ सकती हैं, ठीक है। यानी कि जो लायबिलिटीज वाला पोर्शन है ना, ठीक है, वो आपका सारा 3750 का होना चाहिए, ठीक है। तो करंट लायबिलिटीज अब यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। स्टूडेंट्स हमारे पास जो करंट लायबिलिटीज का क्लू मिला है हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे क्लू हमारे पास ये था कि टोटल इक्विटी जो है और लायबिलिटीज बराबर हैं, ठीक है जी। ये हमारे पास क्लू था, ये इसका टोटल आ रहा है ऊपर से, ठीक है जी। करंट लायबिलिटीज हमें नहीं पता नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब करंट लायबिलिटीज यहाँ से यहाँ तक है, मैं आपको दिखाऊं कर, ये इतना पोर्शन जो है टोटल लायबिलिटीज का है, ठीक है। और बकिया ये वाला इतना पोर्शन ये सारा टोटल लायबिलिटीज का है, और इतना ये जो है आपका इक्विटी का है। और उसने कहा था ये टोटल लायबिलिटीज और इक्विटी आपकी बराबर है, ठीक है जी। तो बराबर उसी वक्त हो सकती है जब यहाँ पे करंट लायबिलिटीज और डेट जो है उनको मिला के 3750 बन जाए, ठीक है। अब हम 3750 में से अगर जो है वो 2650 माइनस करें तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो 1100 आ सकता है, ठीक है जी। यानी कि करंट लायबिलिटीज हमने किस तरह से निकाली है जी, क्लू को इस्तेमाल करते हुए। हमने क्या किया जी, हमने अपनी टोटल लायबिलिटीज, बल्कि आप यहाँ पे लिखेंगे टोटल इक्विटी जो है, इक्विटी में से हमने माइनस कर दी है लॉन्ग टर्म डेट्स, ठीक है जी। इसको आगे लेके चलते, टोटल इक्विटी हमारी 3750 थी, माइनस कर दी हमने 2650, ठीक है। आंसर आ गया हमारे पास जी वो, जैसे हमने पहले इसको एक्सप्लेन किया अभी, 1100 का, ठीक है। और ये हमने 1100 वहां पे पुट कर दिया, यानी कि हमारे पास ये वैल्यू जो है अभी हमने फाइंड आउट की है। अच्छा, अब करंट लायबिलिटीज का करंट एसेट के साथ भी कोई ताल्लुक था, ठीक है जी, उसको भी मैं आपको यहाँ पे शेयर करता हूँ। यहाँ पे अगर हम जाके देखें क्लू में कि करंट लायबिलिटी का करंट एसेट के साथ क्या ताल्लुक है, ये करंट रेशियो आपके पास अवेलेबल है 3:1, ठीक है। इसका मतलब करंट लायबिलिटीज अगर एक है तो करंट एसेट जो है उसका 3 गुना है, ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे, इसी क्लू को इस्तेमाल करेंगे, इसी क्लू को इस्तेमाल करते हुए हम अपनी करंट जो है वो एसेट निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है जी। इसी 3:1 वाले रेशो को हम इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है एक रेशो, करंट रेशो। करंट रेशो अवेलेबल है, करंट रेशो क्या होती है, करंट एसेट्स को डिवाइड कर देते हैं करंट लायबिलिटीज में, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, ठीक है जी। हमारे पास सवाल में जो अवेलेबल थी वो 3:1 रेशो अवेलेबल है, ये हमारे पास गिवन था स्टेटस, सवाल में जो रेशो उन्होंने क्लू में दी हुई है।
अब इसका मतलब अब हमारे पास करंट लायबिलिटीज आ गई हैं, वो हमारे पास 1100 आए, तो 1100 का अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे करंट एसेट आ सकते हैं ना, यानी कि करंट एसेट अगर हमने निकालने हैं तो वो लायबिलिटीज का 3 गुना है। ठीक है, तो करंट लायबिलिटीज को यहाँ पे लेंगे और उनको जो है हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसके साथ, 3 के साथ। ठीक है जी, तो हमारे पास वो आ जाएगी रेशो, या इसी रेशो में आप वैल्यूज जो है वो पुट भी कर सकते हैं। ठीक है जी, अब यहाँ पे देखें जी, करंट लायबिलिटीज हमारे पास क्या है कि 1100 थी, उनको हमने जब 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आंसर आ गया हमारे पास, 3300 ऑलमोस्ट आ गया हमारे पास। जो डॉलर में आंसर आया है ये हमारे पास करंट एसेट्स जो है उनका स्टेटस आ गया जी। ठीक है जी, इन्हीं करंट एसेट को हम यहाँ पुट कर सकते हैं, यहाँ पे जाके करंट एसेट को पुट कर देंगे, आपके 3300 यहाँ पे आपके पास एसेट्स आ गए। ठीक है जी, अच्छा नेक्स्ट हम इसको करने के बाद ये देखते हैं जी कि अब यहाँ पे हमारे पास सारी चीजें अवेलेबल हैं, तो हम इसका टोटल लगा सकते हैं ना। ठीक है, यानी कि इनका टोटल हमें पता लग सकता है 1100 है। स्टूडेंट्स इसमें हम यहाँ पे हमारे पास जो कुछ चीजें अवेलेबल हैं इनके जरिए से हम बैक कैलकुलेशन करके, ठीक है, यहाँ वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, देखें करंट लायबिलिटीज का टोटल आपके पास 1100 आ रहा है। ठीक है, तो ऊपर 400 है, यहाँ 200 है, तो दरमियान में कितना आए कि 1100 पूरा हो जाए। अब आप खुद सोच सकते हैं कि 400 और 200 600 है। ठीक है, और यहाँ पे टोटल आंसर आ रहा है 1100 का। ठीक है जी, तो यहाँ पे कितना हमें पुट करना पड़ेगा कि हमारा ये 1100 पूरा हो जाए, तो इसको हम बैलेंसिंग से ही हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो 1100 में से अगर हम 600 निकाल दें तो बच्चा कितना बचता है आपके पास, ये 500 बच जाता है। इसके लिए कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है जी, ये 500 हमने बैलेंसिंग से निकाल लिया। अच्छा, उसके बाद इस सारी साइड का अगर हम टोटल कर लें, ठीक है, टोटल अगर हम करें तो ये आपके पास जो है, इसको अगर मैं सम अप कर दूं, सम अप का फॉर्मूला लगाएं यहाँ पे, तो यहाँ से लेके, ठीक है, ये हमारे पास तकरीबन जो बन जाता है तकरीबन ये 8600, बल्कि ये हमें इस तरह से नहीं, हमें सिर्फ इन तीनों को टोटल करना है, इन तीनों को, ये जो आपके पास करंट लायबिलिटीज हैं लॉन्ग, इनको तो टोटल कर लिया ना यहाँ पे 1100, इन तीन वैल्यूज को हमें टोटल करना है। ठीक है जी, इसका फॉर्मूला लगाते हैं जी, यहाँ से लगाएंगे हम, ये हमारे पास 7500 जो है हमारे पास टोटल लायबिलिटीज एंड इक्विटी आ गई। और आपको पता है बैलेंस शीट में टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटीज प्लस इक्विटी ये दोनों साइड्स इक्वल होती है, लिहाजा इस साइड पे अगर 7500 है तो ये इस साइड पे भी आपका 7500 ही आएगा। ठीक है जी, ये भी आपने जो है वो क्लू से फाइंड आउट किया है, यहाँ जितना ये है उतना ही ये आपके पास आ गया। अच्छा, अब आप देखें जी कि आपके पास जो है करंट एसेट 3300 के हैं। ठीक है जी, अब यहाँ पे आप इन्वेंट्रीज अगर निकालना चाहें, ठीक है, तो इन दोनों में से ये 3300 में से ये माइनस कर ले, बेशक आपने फॉर्मूला लगाना है फॉर्मूला लगा लें। ठीक है, या 3300 में से अगर ये दोनों माइनस कर दें तो आपके पास जो है वो इन्वेंट्रीज आ जाती हैं। ठीक है जी, आप जो है इन्वेंट्रीज निकालना चाहते हैं ना, इन्वेंट्रीज, और इसी की मदद से आपने जो है बाद में सीजीएस भी निकालनी। इन्वेंट्रीज निकालना चाहते हैं तो करंट एसेट्स में से करंट एसेट्स ले लें, उसमें से आपने माइनस कर देना है जो जो वैल्यूज ऊपर दी गई हैं, उसमें से आप जो है कैश एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज को माइनस कर दें, अकाउंट रिसीवेबल को माइनस कर दें, आपके पास इन्वेंट्रीज आ जाएंगी। यहाँ पे आप कैश एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज, और उसके बाद आप जो है वो अकाउंट्स रिसीवेबल्स
तो माइनस कर दें तो आपके पास ये चीज़ें आ जाती है। उसके बाद इक्वल साइन आप लगाएं। करंट एसेट आपके पास 3300 के हैं और अकाउंट रिसीवेबल आपने निकाले थे 1000 के, और कैश एंड वो देख लेते हैं कितना कैश एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज आपके पास कितनी है जी। कैश वो 500 है, अकाउंट रिसीवेबल 1000 है, तो ये इसमें से माइनस कर देते हैं हम। ठीक है, 500 माइनस करेंगे और साथ माइनस कर देंगे हम यहाँ पे 1000। ठीक है, तो ये हमारे पास 3300 में से अगर हम जो है वो 1500 माइनस कर रहे हैं तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा भाई। ये हमारे पास सिंपल 1800 का आंसर आ जाएगा, $1800 का। ठीक है जी, तो इन्वेंट्रीज की जगह पे हम $1800 पुट कर सकते हैं जी। इन्वेंट्रीज की जगह पे हम यहाँ पे $1800 पुट कर सकते हैं, जो हमने फॉर्मूला से फाइंड आउट किया। ठीक है जी, ये भी हमने बैलेंसिंग से किया, 1800 से फाइंड आउट कर लिया। अच्छा जी, अब हमारी ये चीज़ें पूरी होगी, यहाँ पे सिर्फ ये नेट फिक्स एसेट रह गए, तो ये भी कोई मुश्किल बात नहीं है। टोटल एसेट्स से नेट फिक्स एसेट निकाल लें आपने। टोटल एसेट्स में से आप जो है करंट एसेट अगर माइनस कर दें तो आपके पास नेट फिक्स एसेट आ जाएंगे। इसको भी यहाँ पे कर सकते हैं आप। ठीक है, टोटल एसेट्स में से हम जो है वो अगर अपने निकालना चाहते हैं नेट फिक्स एसेट्स, बल्कि हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं जी, नेट फिक्स एसेट्स निकाल लेना आपने, फिक्स एसेट्स। तो हम यहाँ पे इसको टोटल में से हमने करंट निकाल देने, बस टोटल एसेट्स माइनस कर देंगे हम करंट एसेट्स को। ठीक है जी, हमारे पास मेरे ख्याल ओवरऑल 7500 थे और करंट एसेट्स हमारे पास थे 3300। इसका आंसर यहाँ पे निकालेंगे, एक दफ़ा वेरीफाई भी कर लेते हैं इसको। टोटल एसेट्स आपके पास जो है वो 75 और 3300 आपने इसमें से माइनस करने, यहाँ पे आप इसको निकाल सकते हैं। ये हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा जी इसका, 7500 में से आप 3300 जब माइनस करेंगे तो ये आपके पास इसको कैलकुलेट करने के बाद ये हमारे पास आंसर आ जाता है जी, ये 4200 का आंसर आ जाता है जी। इस आंसर को हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं जी। 4200 का जो आंसर है इसको यहाँ पुट कर देते हैं। ये आपकी दोनों साइड्स बराबर हो गई हैं। ठीक है जी, जितनी वैल्यूज से हमने फाइंड आउट कर ली। अच्छा, अभी काम कर लेते हैं यहाँ पे जो चीज़ें हमने फाइंड आउट की हैं उनकी हम नोट्स भी दे देंगे बाद में, लेकिन उससे पहले जो है हम यहाँ पे वो देख लेते हैं कि इन्वेंट्री अब हमारे पास आ गई है, इसके ज़रिए से हम CGS को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी हमारे पास कुछ दी हुई थी, उस टर्नओवर रेशियो के क्लू को हम यूज़ करेंगे। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि वो क्लू क्या था हमारे पास। ये अदर इन्फॉर्मेशन में अगर आप देखें यहाँ पे कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हमारे पास 3:1 है। ठीक है, यानी कि 3:1 जो है इससे मुराद क्या है जी, कि 3 जो है आपके पास वो CGS है और एक आपके पास इन्वेंट्री, यानी कि CGS इन्वेंट्री का 3 गुना है। इस क्लू का हम इस्तेमाल करेंगे अपने सवाल में। इस क्लू को इस्तेमाल करते हुए हम CGS को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, क्या मैं हेडिंग भी दे देता हूँ कि CGS हमने जो है वो फाइंड करने लगे। CGS तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो में यहाँ लिखता हूँ जी, जिसकी मदद से जो क्लू हमने इस्तेमाल करना है, इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशो, वो हमारे पास होती है बेसिकली CGS ऊपर रखते हैं हम, यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से मुराद है इसका। ठीक है, CGS से मुराद, और इन्वेंट्री एवरेज इन्वेंट्री को हम नीचे रखेंगे। अगर एवरेज अवेलेबल नहीं तो सिंपल जो इन्वेंट्री लास्ट वाली इन्वेंट्री है उसको हम रख लेंगे। ठीक है, ये हमारे पास है जी 3:1 इसका आंसर है।
इसका मतलब 3 इसमें सीजीएस है और इन्वेंट्री जो है 1 है। अब हमारे पास इन्वेंट्री अवेलेबल है तो और सीजीएस हमने निकाल ली, तो सीजीएस हम किस तरह से निकाल लेंगे? सीजीएस इज इक्वल टू आ जाएगी आपके पास, इन्वेंट्री को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ, तो हमारे पास सीजीएस का आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट्स, इन्वेंट्री जो हमने निकाली थी यहाँ से आप देख सकते हैं ये वाली जी 1800 है। 1800 को हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है। 1800 को हम करेंगे जी 3 से मल्टीप्लाई और हमारा आंसर इसमें आ जाता है जी स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे नंबरिंग कर दी, नोट्स दे दिए, नोट 1 से लेके जितनी हमने कैलकुलेशंस की हैं, ठीक है, उसके हमने नोट्स दे दिए। यहाँ पे अगर आप इसको नोट 1 देना चाहें जो हमने प्रॉफिट निकाला था सबसे पहले, ठीक है, यहाँ पे आप इस स्टिकी नोट्स इस तरह से बना सकते हैं कि हमारा जो है वो नोट 1 से ये चीज़, ठीक है, इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, आपकी आसानी के लिए कर रहा हूँ। और प्रॉफिट जो हमने ये 1000 की वैल्यू निकाली थी, यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं, ये जी हमारा ये नोट 2 था, ठीक है जी। उसके बाद जो हमने टैक्स रेट निकाला था, इसको भी आप कर सकते हैं कि हमारा नोट कहाँ से आया जी, हमारा नोट 3 था, ठीक है जी। इस तरह से आपने एवरेज कलेक्शन पीरियड जो अकाउंट रिसीवेबल निकाले थे, वो का आपके अकाउंट रिसीवेबल जो है वो आपके नोट 4 से ताल्लुक़ रखते थे। नोट 4 से इनका ताल्लुक़ था अकाउंट, आप नोट 4 में इसकी कैलकुलेशन देख सकते हैं, इसका मतलब ये है बस, ठीक है जी। और उसके बाद जो हमारा नोट 4 था के बाद नोट 4, ये नोट 4 दोबारा हो गया जी, नोट 5 कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो नोट 5 जो है हमारा वो करंट लायबिलिटीज़ का था, करंट लायबिलिटीज़ के लिए हमने नोट 5 को इस्तेमाल किया था। नोट 5 का इस्तेमाल हमने किया करंट लायबिलिटीज़ के लिए, ठीक है जी। नोट 5 में जाके कैलकुलेशन देख सकते हैं आप। और उसके बाद करंट रेशो जो है उसको हम नोट 6 कर लेते हैं। तो करंट रेशो में हमने क्या निकाला था, करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स जो हमने निकाले हैं वो
नोट 6 में उसकी कैलकुलेशन आप देख सकते हैं जी। ये आसानी के लिए है कि ये जो वैल्यू आई है किस तरह से आई है, वो नोट 6 में उसकी तरतीब अवेलेबल है। और इन्वेंट्रीज हमने निकाली नोट 5 से निकाली हैं, यानी कि इन्वेंट्रीज ये जो है आपके पास, ये नोट 7, सॉरी नोट 7 से हमने निकाली है। नोट 7 दे देते हैं इन्वेंट्रीज।